नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग पे आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वो आखिर पीछे क्यों रह गए। सवाल इस बात को लेकर है कि जो राज्य विकास दर में बहुत शुरुआती दौर में बहुत अच्छा कर रहा था, उसके 3 जिले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी जीडीपी बहुत शानदार थी और ग्रोथ रेट बहुत शानदार थी, लेकिन साथ ही साथ जो पहाड़ी 10 जिले थे वो पीछे क्यों रह गए। अगर एक लिहाज से पर कैपिटा इनकम के लिहाज से देखा जाए, हम 2 लाख से ऊपर की हमारी पर कैपिटा इनकम है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, यानी राष्ट्रीय औसत से हमारी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। लेकिन जब हम हरिद्वार और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं या हम उधम सिंह नगर और बागेश्वर की बात करते हैं, यानी इनके पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और यही अंतर जो है वो एक बड़ी चिंता का कारण है। और इस चिंता से हम कैसे निपट सकते हैं और भविष्य में हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए और कहां दिक्कतें हैं, इन सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मसलन मैं कहना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड के किसी भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति है या जिसकी जुबान पे सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स रहते हैं, जो दिन रात इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनका नाम है मनोज पंत, जो अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नियोजन विभाग के। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप भी पहाड़ से ही आते हैं, लिहाजा यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी प्लानिंग में खामी है या दिक्कत कहां पर है, भविष्य में इसका सॉल्यूशन क्या है। सब पे बात करने के लिए बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका मनोज पंत जी देवभूमि डायलॉग पर। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ मनोज जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा और मेरी बातचीत वहीं से शुरू होती है कि हमने राज्य तो बनाया था पहाड़ की परिकल्पना को लेकर के, हमारे पहाड़ आगे बढ़ेंगे, पहाड़ी लोग आगे बढ़ेंगे, बट अभी भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो भी ग्रोथ हमने पाई है उसमें कंसंट्रेशन हमारा 3 ही डिस्ट्रिक्ट पे है, वो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। सर ऐसा क्यों? देखिए, जब हम पूरे पर्वतीय इस राज्य की बात कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि 2000 में जब ये राज्य बना था, 9 नवंबर 2000 को, तो ये एक परिकल्पना की गई थी जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे पिछड़ा हुआ था उसमें विकास हो और विकास की किरण आगे बढ़े। विभिन्न क्षेत्रों में हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हम अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। और वो व्यवस्था जब राज्य बना तो निश्चित रूप से जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, समाज आर्थिक विकास के लिए जो व्यवस्थाएं करी गई, वो भरपूर तरीके से ये व्यवस्थाएं करी गई। आप सभी जानते हैं उस वक्त जब राज्य बना था तो करीब 15,000 से कम हमारा पर कैपिटा इनकम हुआ करता था। तो लगभग 20 साल में आज, जैसा कि आपने बताया, हम लोग 2 लाख के करीब प्रति व्यक्ति आय हमारी 2 लाख रुपए हो गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय बहुत बड़ी है। हमारा जो आर्थिकी का जो साइज है, जो इकोनॉमी साइज जिसे कहते हैं, वो काफी कुछ बढ़ गया, लगभग 14 से 15 टाइम्स गुना जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि इस पूरे पर्वतीय राज्य में 13 जनपद जो हैं, जिनमें से 3 हमारे मैदानी जनपद आते हैं और बाकी के पर्वतीय जनपद हैं, तो ये डिस्पैरिटी जो निकल करके आई है उसके 2-3 रीजन समझ में आते हैं। नंबर एक तो ये आप जानते ही हैं कि जब हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम हैं। पर्वतीय क्षेत्र हैं, कृषि आधारित। इससे पहले जब राज्य जिस वक्त बना था, लगभग 30% से ऊपर हमारा जो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था, जिसमें कृषि आधारित जितनी भी आर्थिकी होती है वो सारी चीजें निकल के आती हैं। कृषि आती है, दुग्ध आता है, उद्यान आता है, आपका फॉरेस्ट्री आता है। तो 30% से ऊपर था वो क्षेत्र हमारा हुआ करता था। लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे जब राज्य में अन्य विकास के कार्य होने लगे, जब मैन्युफैक्चरिंग की बातें होने लगी, जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मीडियम इंडस्ट्रीज में जाने लगे, हैवी इंडस्ट्रीज में जाने लगे, तो स्वाभाविक रूप से वो चीजें पर्वतीय क्षेत्रों में संभव नहीं हो पाई, क्योंकि आपके पास बहुत कम जैसा मैंने बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो वहां पे इस तरीके की इंडस्ट्री लगाना इतना आसान नहीं था। हम बड़ी इंडस्ट्री वहां बिल्कुल नहीं लगा सकते थे, छोटी इंडस्ट्री पे ही हम लोग चर्चा कर सकते थे। तो एक तो मेन कारण ये रहा, जो राज्य बनने के तुरंत बाद जो हम मैन्युफैक्चरिंग की और हम जो बढ़े, जो एक आप जानते भी हैं, जब एक हम विकसित या विकासशील देश की जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जब हम इकोनॉमी को में आगे बढ़ते हैं
तो हम प्राइमरी सेक्टर से फिर धीरे से सेकेंडरी की ओर शिफ्ट करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट करते हैं, और फिर हम इसी तरीके से टर्सरी की ओर शिफ्ट करते हैं। तो ये शिफ्टिंग जो होती है, वो शिफ्टिंग में पर्वतीय क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गए। उसका कारण हमारा भौगोलिक परिस्थिति जो हमारी है, वो एक मेजर मुख्य कारण रहा है। ओके, और तो पंत साहब, क्या हम इसको एक्सक्यूज के तौर पे ले सकते हैं और हम कह सकते हैं कि साहब हम, क्योंकि हमारा भौगोलिक बहुत टफ टेरेन है हमारे पहाड़ी राज्यों का, पहाड़ी जिलों का, इसलिए हम वहां पर बहुत ज्यादा विकास नहीं कर सकते, क्या हम इसे एक एक्सक्यूज के तौर पे ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। मैंने अभी केवल बात करी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में वहां नहीं बढ़ पाए, परंतु ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे विकास की संभावनाएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को आगे नहीं कर सकते हैं, और काफी हद तक काफी कुछ चीजें करी भी गई हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में निश्चित रूप से हाँ, हम वहां पे बढ़ना हमें मुश्किल था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है आप देखेंगे, या तो उधम सिंह नगर में है, या हरिद्वार में है, या थोड़ा बहुत अगर आप ये सेलाकुई साइड देख लेंगे तो देहरादून में है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि ये यूनिट्स, इतने बड़े बड़े प्लॉट्स, इतने बड़े बड़े एरियाज हमें पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मिल सकती थी। तो शुरुआती तौर पे हाँ, इतना जरूर है कि हम लोगों को संभवतः उन इंडस्ट्रीज की ओर, जो सॉफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, आईटी इंडस्ट्रीज, बीपीओज, और अब तो धीरे धीरे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कह रहे हैं, डेटा साइंस की बात करने जा रहे हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज को हम पर्वतीय क्षेत्र में अब हम आगे हमें बढ़ाना चाहिए, और शुरुआती तौर पे भी हम इसमें कुछ काम शायद कर सकते थे, और कुछ हम लोगों ने देहरादून वगैरह में ही करने की कोशिश करी, परंतु हम उस एरिया में उस और आगे नहीं बढ़ पाए। परंतु अभी हमारे पास इसके स्कोप है, क्योंकि हम लोग अब बात करते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लिटरेसी बहुत ज्यादा है, जहाँ के युवा जो है पढ़े लिखे आपको इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स के जो है वो काफी अच्छे मिलेंगे। यहाँ हर घर में कोई ना कोई जरूर पढ़ा लिखा बच्चा आपको मिलेगा, और यहाँ एम्बिशन, लोगों की मेहनती बच्चे भी हैं, मेहनत करना भी जानते हैं। अगर अच्छा गाइडेंस मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की हम आगे बात करने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम अलग अलग सेक्टर्स पे बात करते हैं। आपने ठीक कहा कि 20 साल पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था, जिसमें आपकी खेती आ जाती है, जिसमें बागवानी आ जाती है, जिसमें पशुपालन आ जाता है, जिसमें उद्यान आ जाते हैं, बहुत हद तक अब हमारे खनन भी प्राइमरी सेक्टर पे ही आता है। बट सर, क्या आपको लगता है कि 2000 में जो हमें अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए था या पहाड़ पे ध्यान देना चाहिए था, हम ज्यादा जो हमारे तराई जिले हैं उन पे ज्यादा फोकस कर पाए और हमारे पहाड़ी जिले पीछे रह गए? और आज भी मैं परसों नाबार्ड के एक महानुभाव की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, बल्कि हमारी भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी अगर देखा जाए, मेन स्टे तो हमारा एग्रीकल्चर ही है, तो हमारी जो वार्षिक आय है हमारे किसान की वो 5,500 रुपए है। तो इसका मतलब तो ये हमारी फॉल्टी पॉलिसी का भी नतीजा है, हमारी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा अभाव रहा और हमने अपने कृषि और उससे जुड़े प्राइमरी सेक्टर को पूरी तरह से छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर शुरुआती तौर पर हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर पर विशेष ध्यान नहीं दिया, हम लोगों को स्टार्टिंग में ही, जब शुरुआत राज्य हमारा बना था, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 70% से अधिक जो आबादी है हमारी, वो किसी ना किसी रूप में कृषि पर निर्भर है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि पर्वतीय कृषि की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा रेनफेड कृषि है, वहां पे वर्षा के से ही हम वर्षा आधारित कृषि है, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जो इनपुट हम वहां देते हैं, स्पेशली जो लेबर के रूप में इनपुट हम जो देते हैं, वो हमें आउटपुट उस तरीके का नहीं मिल पाता है जब हम प्योर कृषि की बात को करते हैं। परंतु बिल्कुल आपका कहना सही है, अगर हम कृषि से इतर, जो हम लोग अक्सर देखते हुए जब हम इकोनॉमिक एस्टिमेट्स निकालते हैं, हमने देखा भी है, जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, तो हॉर्टिकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें ज्यादा मिलता है। मतलब वहां पे हमें लगता है कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के मुकाबले हॉर्टिकल्चर में ज्यादा हमें जो प्राइमरी सेक्टर का में जो शेयर है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को जब हम कंपेयर करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में का शेयर जो है ज्यादा नजर आता है। उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड ज्यादा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उससे लोगों को ज्यादा आय उससे मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। मतलब तो आप ये कह सकते हैं इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज्यादा है आज की डेट में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सर, आप देखिए ना, मैं ऐसे कई कंट्रीज का एग्जांपल ले सकता हूं, ऐसे कई स्टेट का एग्जांपल ले सकता हूं जो एग्रो इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री में काम कर रहे हैं,
जो एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं, जो फिशरीज में काम कर रहे हैं, जो फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रेटेड मॉडल जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को सूट करता है, वहां की परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, उस पे काम करके उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? बस मैं ये जानना चाहता हूं सर। बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं वही कह रहा हूं जो हमने शुरू में, जो मुझे लगता है कि हम उस पर ध्यान नहीं दिया, हमें जिस पर ध्यान देना चाहिए था कि हमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर बहुत ध्यान देना चाहिए था। और हम कर सकते हैं, अभी भी हम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी हमारे पास ये पोटेंशियल एरिया क्योंकि है, हमारे पास सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, जब हम इकोनॉमी के एस्टिमेट्स को देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसमें निकल के आता है। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, वो आउटपुट जो है हमें इन कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर में दिखाई देता है। हमें जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है उसमें बहुत ज्यादा हमें आउटपुट दिखाई देता है। तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो, और कृषि में इवन अगर हम जो मिलेट्स हमारे जो बड़े फेमस होते हैं, जिसमें हम मड़ुआ है, हमारा चौलाई है, हमारा झुंगरा का है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इसको अगर हम बढ़ावा देते हैं, इसके, क्योंकि ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से सुपर फूड के रूप में, ये सुपर फूड वैल्यू चेन को अगर हम बना देते हैं तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल उस श्रेणी में आ सकते हैं। और ये कार्रवाई करने की आवश्यकता इस प्रदेश में है। ओके, और मैं चाहूंगा अगर हुक्मरान सुन रहे हो तो एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रेटेड मॉडल इस राज्य को चाहिए जो यहाँ के एग्रो क्लाइमेट को सूट करता हो, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार हो, और उसमें आपको कोल्ड चेन की व्यवस्था करने के साथ साथ कुछ इस तरह की नायाब आप करिए। जैसे सर अभी पंजी हमने एक भारत सरकार ने एक नेशनल बैम्बू मिशन शुरू किया है, या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि इन योजनाओं को फायदा उठाना चाहिए। जैसे हमने भारत सरकार लेके आई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इस तरह के जो बड़े प्रोग्राम है, या जो अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल बैम्बू मिशन या पशुधन के लिए जो वो योजना लेके आई है, क्या हम इस तरह की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते ताकि हमारे लोग सीधे कनेक्ट हो जाएं, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो? बिल्कुल 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 हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। और दूसरा, मैं तो ये कहूंगा कि हम एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो भी काम कर रहे हैं, हम उसको एक केवल कृषक के रूप में ना देखें, हम उसको एक उद्यमी के रूप में देखें। जब हम उद्यमता डेवलप करने लगेंगे, अगर हम उद्यमी के रूप में उसको देखेंगे कि हम उसको पैदा करने से लेकर उसको उसकी प्रोसेसिंग से लेकर उसकी मार्केटिंग तक की स्थिति अगर हम समझ जाएंगे, हमारे युवा समझ जाएंगे, हमारे जो पर्वत में रह रहे लोग समझ जाएंगे, तो और सरकारें भी उस तरीके से अगर काम करना करेंगी, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वो हो पाएगा। और भारत सरकार की कई स्कीम्स ऐसी हैं, स्कीम का समस्या नहीं है, स्कीम बहुत है, स्कीम बहुत अच्छी स्कीम निकल के आई है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक उद्यमता का जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, क्योंकि अगर हम कृषक के रूप में काम करेंगे तो शायद हम उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम एक उद्यमी के रूप में काम करेंगे, कृषक के साथ ही साथ हमें एक उद्यमी भी हमें बनना पड़ेगा। हमें ये देना पड़ेगा कि मैंने अगर ये हॉर्टिकल्चर में पैदा कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं इसको इसके वैल्यू चेन से लेके सप्लाई चेन और मार्केटिंग तक का पूरी की पूरी व्यवस्था मैं अपने पास रखूं, या उन लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं जिससे कि मुझे उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक लास्ट उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग में आऊंगा सर, एक एक करके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सर, अगर हम पहाड़ों में अपने किसानों को कहें कि साहब आप कीवी लगा लीजिए, आप चूरा लगा लीजिए जहां पर वो एग्रो क्लाइमेट सूट करता है। जैसे मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूं सर, जो चूरा है खासकर पिथौरागढ़ या उस वाली बेल्ट पे पाया जाता है। अब तो मैंने देखा वहां हिलांस वगैरह ने कुछ बहुत अच्छा काम शुरू किया है, बाई प्रोडक्ट उसके बना रहे सर। वो एक ऐसा है, अगर किसी की एड़ियां फटी हो या किसी के होंठ फटे हो, वो रामबाण की तरह काम करता है सर। तो आप सोचिए उस प्रोडक्ट की कीमत क्या। अब हम डव साबुन के पीछे भाग रहे हैं और डव की कीमत देख लीजिए। हाँ, माना कि उसका एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी बड़ी नायिका करती हैं, लेकिन जो हमारे चूरे का साबुन है सर, वो ना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि मैं समझता हूं कि वर्ल्ड उसकी ओर आकर्षित होगा जो उसके गुणकारी तत्व हैं उसमें। तो हम इसको इस लेवल पे ले जाके क्यों नहीं करते? और सोचिए, जो चूरा उगाएंगे, जो चूरे को प्रोसेस करेंगे, जो चूरे के प्रोडक्ट बनाएंगे, जो सेल करेंगे, उनकी अपने आप इनकम बढ़ेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सर।
नहीं, आपका आपका कहना बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही लाइन पे आपके विचार हैं, और निश्चित रूप से कई हमारे जो सुनने वाले होंगे वो भी ये सब सोचते होंगे। और तभी मैंने इसमें उद्यमता शब्द जो जोड़ा है वो मैंने इसीलिए जोड़ा है। हमें बिल्कुल मैं एक दिन हम लोग एक मीटिंग में भी इस बात को रख रहे थे, केवल ये जो हमारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, NTFP जिसे कहते हैं, जो सेब, खुमानी, नाशपाती वगैरह जो हो रहे हैं हॉर्टिकल्चर के, वो तो है ही है। ये चूरा इज ऑल्सो NTFP। ये ऐसी चीजें हैं। काफल को अगर आप देखते सर, हैं, आप तिमिला देख लीजिए ना जी, तिमिला हमारा तिमिल जो है, तिमिला को देख लीजिए। ऐसी कई चीजें हैं जो हम अभी अनटैप्ड हैं, उनको हम टैप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वही मैं बिल्कुल आपका कह, इसलिए मुझे उद्यमता शब्द को मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तरीके का उद्यमी भी बनना पड़ेगा। उसके क्या फायदे होने जा रहे हैं ये भी हमें पता होना जरूरी है। हमारे किसान को जरूर पता होना चाहिए ये चूरा मैं जो लगा रहा हूँ, उस चूरे से मुझे ये जो फायदा आपने बताया, ये फायदा होने जा रहा है। और सोचिए, चूरे को कल्प वृक्ष कहा जाता है। हमारे प्रदेश में कल्प वृक्ष होता है, और कल्प वृक्ष तो जब समुद्र मंथन से निकला था, ऐसा कल्प वृक्ष चूरा है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। हमें सोचना चाहिए। सर, एक और बात इसमें आ जाती है, उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग में आऊंगा। जो हमारी पर हेक्टेयर लैंड होल्डिंग है फार्मर्स की, वो 0.89 हेक्टेयर है। यानी हमारे 90% किसान जो हैं वो मैं कहूंगा कि छोटे और मध्यम किसान हैं। तो आपको लगता है कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी चकबंदी है, जो स्कैटर्ड लैंड है उसको चकबंदी कर दिया जाए, उसको अनिवार्य रूप में किया जाए, और फिर आपको इस तरह की खेती या इस तरह के काम करने चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो और जिसकी सप्लाई भी हम मेंटेन कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सर देखिए, ये बातें अक्सर हुआ करती हैं, और ये बहुत समय से ये बातें चली हैं, बात हो भी रही हैं। तो इस पे केवल और केवल अगर आप देखेंगे तो केवल चकबंदी से बात नहीं बनेगी। चकबंदी बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन उसके जो इश्यूज हैं उसमें बिल्कुल आपका कहना सही है कि चकबंदी अगर हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब हम इस बात को लेके जाते हैं तो उसमें कई इश्यूज आते हैं। चकबंदी इतना आसान काम नहीं है, अगर वो हो जाए तो इससे अच्छी बात है नहीं। परंतु साथ ही साथ जब तक ये प्रक्रिया चलती है, बिल्कुल ये एक अपने आप में बड़ा इश्यू है। ये सर, अगर इस देश में नोटबंदी हो सकती है तो उत्तराखंड में चकबंदी भी हो सकती है। सर ये पॉलिटिकल विल चाहिए सर, इसमें तो एक्सक्यूज चल ही नहीं सकता। इसको मना नहीं कर रहे हैं कि चकबंदी नहीं होनी, चकबंदी बिल्कुल सही है, लेकिन इन द मीन टाइम, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने की संभावना है, लंबा प्रोसेस शुरू हो सकता है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जो हम देखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अभी अपनी जमीन का ही लोगों को पता नहीं है। ज्यादातर लोग जो माइग्रेट कर गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कहाँ पे खेत किस किस तरीके से होंगे। तो ये बड़ा थोड़ा मतलब इसमें टाइम होना चाहिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। परंतु इन द मीन टाइम, जब तक ये हम चकबंदी का जो व्यवस्थाएं होती हैं, तब तक हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग या इस तरीके के जो वन विलेज वन फार्म तरीके जो कंसेप्ट हैं, उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपका आइडिया अच्छा है। कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं हम सेल्फ जो स्वयं की चकबंदी है, मतलब गांव के अंदर जितने लोग हम रह रहे हैं, अगर हमारी समझ में वो आ जाता है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे कई उदाहरण पौड़ी गढ़वाल में हुए हैं, ऐसे कई उदाहरण गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने कुछ आगे इनिशिएट करे हैं, जहाँ पे ऐसे कई पायलट सक्सेसफुली रन करे हैं, जहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग हुई है वन विलेज वन फार्म के रूप में। वो वर्चुअल कंसोलिडेशन है। वर्चुअल कंसोलिडेशन का मतलब है कि वो एक्चुअल कागज में चकबंदी नहीं हुई है, परंतु लोगों की आपसी सहमति में जो कोऑपरेटिव उन्होंने बनाई है, उस पे आपस के खेतों को एक साथ जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की फसलों को, कहीं पर उन्होंने, ऐसे कई उदाहरण है कि उन्होंने सब्जी पैदा करी है, कहीं पे पॉली हाउस लगाए हैं, कहीं पर उन्होंने मुर्गी पालन कर दिया है, कहीं पर पानी की व्यवस्था है तो उन्होंने मत्स्य पालन भी किया है, और कहीं पर उन्होंने बी कीपिंग भी उसी के अंदर की है। तो 50-60 नाली के छोटे छोटे जो फार्म है अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्सोलिडेशन, वर्चुअल कॉन्सोलिडेशन होने के कारण आपसी रजामंदी से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद जो काम उन्होंने किए हैं, वो वास्तव में अचंभित करने वाले हैं। ऐसे मैं आपको पौड़ी गढ़वाल का एक गांव का अभी मैं नाम ही बता देता हूँ, गौड़ीकोट एक गांव है जो मुझे तुरंत याद आ रहा है। वहां कोई भी जाकर के देख सकता है वहां की महिलाएं किस तरीके से उस काम को कर रही हैं। तो ऐसे कई गांव हैं जहां पर इस तरीके के काम जिससे मैं वर्चुअल कंसोलिडेशन कर रहा हूं। जब तक हम चकबंदी की प्रक्रियाएं आगे बढ़ने की बढ़े, तब तक हम इस तरीके की व्यवस्थाओं पर अगर आगे बढ़ते हैं
वन विलेज वन फार्म के कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के काम पे आगे बढ़ते हैं, या हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना पवन जी, मेरे साथ बहुत सारे दर्शक इस समय जुड़े हैं। खीमानंद पांडे जी बहुत धन्यवाद, चेतन जोशी जी, मनमोहन जुयाल जी, तनुज आर्या जी, अनु बिश्व जी, नंदन सिंह नेगी जी, भुवन पांडे जी, उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की है पांडे जी ने, और उनका गुस्सा इससे जाहिर हो रहा है। अपने भुवन पांडे जी, शंकर दत्त फुलारा जी, और कमल ठाकुर जी, सुरेश नैनवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जुड़ने का। सर, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता हूं, जिसको हम विनिर्माण कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब साहब इंडस्ट्री, मोस्टली इंडस्ट्री है उसमें। अब सर, इतना दीवानापन, इतना पागलपन, इतना जुनून हम इस मैन्युफैक्चरिंग के पीछे क्यों लगा रहे हैं, जब आपको पता है जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, वो वैसे ही परेशान है, और ऊपर से आप जानते हैं आपके पास लैंड भी नहीं है, फिर आपके पास जितनी इन लोगों की डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए भी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना दीवानापन क्यों, जब भगवान ने आपको एक अच्छा टूरिज्म प्रकृति के रूप में एक आच्छादित प्रदेश दिया है, इतना दीवानापन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्यों? नहीं, देखिए, जब राज्य बना था तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी डेवलपिंग नेशन हो, कोई स्टेट हो, डेवलपिंग हो, डेवलप होने की स्थिति में हो, तो हमें शिफ्टिंग तो होती है। तो उस टाइम पे तो जीएसटी और इसकी बातें थी नहीं, डेस्टिनेशन बेस की बातें थी नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग से हमें फायदा ही होना था, हमें अपना रेवेन्यू भी मिलना था, साथ ही साथ रोजगार सृजन की बातें भी थी। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल के आंकड़े को देखेंगे इकोनॉमी के डिसएग्रीगेट लेवल पे, तो जो आप चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उसकी ओर रुझान बढ़ा है। उसकी ओर जो टर्सरी सेक्टर जो हमारा स्टेगनेंट था, और जो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो धीरे से बढ़ रहा था, इधर 2-3 साल के जो डेटा अभी हम लोगों ने निकाला है, उसमें हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे से कम हुआ है, और टर्सरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आपका सेवा क्षेत्र है, वो अब धीरे से बढ़ रहा है। लेकिन वो अभी भी स्टैग्नेंट मुझे 39% के आसपास लगता है सर, जबकि आपका मैन्युफैक्चरिंग 51% के आसपास है। हाँ, नहीं, अभी जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आए हैं हमारे, वो आपके पास हो सकता है कुछ पुराने आंकड़े होंगे या रिवाइज नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ये एस्टिमेट साल में 2 बार रिवाइज होते हैं। तो ये एक्चुअली पूरा जो एस्टिमेशन का प्रोसीजर है, ये हम लोग यहाँ स्टेट लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे इसका डिस्कसन होता है, फाइनली फिर ये इसको रिवाइज किया जाता है जैसे जैसे हमें डेटा मिलता है। तो जो अपडेटेड डेटा आया उसने थोड़ा हमें ट्रेंड को बदला है। तो जो आप कह रहे हैं, अभी वो दीवानापन कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल इस बात को सभी समझ रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसे भाग रहे हैं साहब उद्योगपतियों के पीछे कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे भगवान ने जो दिया उस पर भरोसा करो ना, अपना एक मॉडल लेके आओ, अपना एक पर्यटन का मॉडल लेके आओ। सर, मुझे याद है कि जब पेट्रोल प्राइसेस घटाने की बात आई थी, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर ने सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि उनके पास टूरिज्म सेक्टर से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था। अब आपको लग रहा है सर, ये अच्छी आपने खबर सुनाई कि चलो कम से कम हम अपने जो हमारी जो ताकत है सर्विस सेक्टर, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है सर, वो टूरिज्म का इसलिए है क्योंकि टूरिज्म में आप कम पैसे में रोजगार भी दे सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं, और अप्रत्यक्ष लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि हमें टूरिज्म के नए नए मॉडल्स पे जरूर काम करना चाहिए, और खासकर उत्तराखंड तो परमात्मा की कृपा से एक बहुत बड़ा वेलनेस डेस्टिनेशन पूरी दुनिया के लिए बन सकता है सर। बिल्कुल, आपका कहना सही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि हमें बिल्कुल उस लाइन पे ही देखने की आवश्यकता है, और ये देखा भी जा रहा है। क्योंकि टूरिज्म में तो यहाँ जैसे ही आप उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, आप जंगल में जाए तो टूरिज्म है, आप खेत में जाए तो टूरिज्म है, आप गांव में जाए तो टूरिज्म है, आप पर्वतों के बीच में घूमे तो टूरिज्म है, नदी पे जाए तो टूरिज्म है। तो यहाँ तो बिल्कुल आपका सही कहना सही है कि हमें कॉस्ट लगनी ही नहीं है। हम तो इको टूरिज्म, नेचुरल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ये दुनिया, आपका जो साहसिक पर्यटन है, ये कई तरीके के टूरिज्म यहाँ पे संभव है। बिल्कुल आपका कहना सही है, ये हमारा बहुत जबरदस्त पोटेंशियल एरिया है, और इस पे ही हमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सर, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपके पास नेशनल पार्क हैं, आपके पास एडवेंचर टूरिज्म है, आपके पास योग की राजधानी ऋषिकेश है, आपके पास नेचर टूरिज्म है जिसका आपने जिक्र किया, विलेज टूरिज्म है। और सर, वैसे भी अगर देखा जाए तो पर्यटक किस लिए आता है? उसकी पसंद का मौसम हो, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, और वो 2-3 दिन यहाँ बिताए, उसको अच्छा लगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उत्तराखंड से बेहतर डेस्टिनेशन कुछ हो नहीं सकता।
पंजी, अब हम बिल्कुल। एक और मैं आपसे दो तीन चीजें आपसे सुझाव चाहता हूं, बिकॉज आप जैसे मैं कहूंगा कि इतने मेहनतकश लोग हैं हमारे उत्तराखंड में जो लाइमलाइट में बहुत कम आते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं जो इतनी मेहनत करते हैं डेटा के साथ, पॉलिसी मेकिंग के साथ। और आप लोगों ने तो अभी सरकार को कोरोना के टाइम पे एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी, जिसकी इंटरिम रिपोर्ट मुझे भी पढ़ने का मौका मिला था। उसमें आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। सर, सवाल इस बात का है कि बेरोजगारों की फौज बहुत लंबी हो चुकी है। आपको क्या लगता है हम किन सेक्टर को फोकस करें ताकि हम इनको वहां शिफ्ट कर सके? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अब आपका स्टैग्नेंट हो चुका है, इस पे बहुत ज्यादा भरोसा या इससे बहुत ज्यादा आस ना करें, फिर हमारे पास रास्ता क्या है सर? नहीं, आपने तो उसका जवाब पहले ही दे दिया। टूरिज्म सेक्टर जो आपने कहा है कि वो एक बड़ा पोटेंशियल एरिया है, बहुत कम लागत में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो जाता है, अगर हम लोगों की सड़कें बहुत अच्छे से बन जाती हैं, या हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं लोगों को इस तरीके के स्पेशली जो कोर्सेज हैं, वो चाहे नेचर गाइड का कोर्स हो और या हमारा बर्ड वॉचिंग का हो, या इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, अगर हम वो इस तरीके की चीजें करा सकें तो निश्चित रूप से वो एक सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे समझ में आता है, जब अभी रिवर्स माइग्रेशन की बात आई थी, कई लोगों ने, जब हमने अपने होप पोर्टल में इन सब जानकारी को लेना चाहा कि लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आई। लोगों ने, चूंकि वो गांव में रह रहे थे, तो उन्हें ये लगा कि उनको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट और इस पे काम करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज्यादा लोगों का जो डिमांड निकल के आई थी, तो उन्होंने कहा कि साहब हमें अगर इसमें कुछ बता दिया जाए, इसमें कुछ मदद कर दी जाए, तो हम इसके लिए इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब वो भी एक एरिया है जिसमें हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट की जो बात करते हैं, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं, या हाई वैल्यू जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं, कीवी जैसा आपने उदाहरण दिया था, इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो भी एक एरिया है। कीवी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। अगर आप अपने घर में भी छोटी सी जगह में लगा लें, वो 25-30 साल तक आपको दे के ही जाएगा, आपसे लेके कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, आपके बंदर उसमें हल्ला नहीं बोलते, क्योंकि वो कीवी के बाहर के जो रेशे हैं उससे बड़े परेशान होते थे, उसे और देखते भी नहीं है। तो आपको तो ये देखना पड़ेगा आपके जंगली जानवर, क्योंकि पहाड़ों में जंगली जानवरों की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे जो महिलाएं हैं, खासकर जो वहां पर फार्मिंग कर रही हैं, उनके लिए बड़ी सरदर्दी बन चुके हैं ये बंदर। जी नहीं, बिल्कुल। ये इस तरीके के, मैं यही जो चीजें हमारी निकल के आ रही हैं, जैसे हमारे पास हल्दी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा है ऑलरेडी, जो मैंने बताया कि लोग लौटे थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि साहब हमें इसमें कुछ मदद कर दिया जाए, तो उस पर हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो हमारे पास टूरिज्म हो गया, और एग्रीकल्चर, एग्रो सेक्टर जो है वो एक बड़ा पोटेंशियल एरिया है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जहां पे हम लोग, हमारे यूथ आगे बढ़ सकते हैं। और फिर मैं बात करूंगा उद्यमिता की, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बिल्कुल आना चाहिए, हमें नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी है लोगों को। ये दिमाग में जब तक नहीं आएगा, तब तक देन इट इज, थोड़ा मुझे लगता है कि ये विचार जरूर हमें आना चाहिए। पहाड़ी के साथ उद्यमिता मतलब वो नौकरी में खुश रहता है, वो सोचता है 5-7-8 हजार रुपए महीने के मिलने, कम से कम मिल तो नहीं। वो ये सोचता ही नहीं है कि मैं ऐसे 50 लोगों को 10,000 की नौकरी दे सकता हूं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का भाव अपने भीतर लाना ही पड़ेगा। जैसे गुजरात में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं। तो आने वाला समय हम उत्तराखंडियों का होना चाहिए उद्यमिता के लिहाज से। सर, दूसरा मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि जब आप लोग मीटिंग में बैठते हैं और बड़े बड़े डिस्कस करते हैं, कभी आपने डिस्कस किया कि यार ये रुद्रप्रयाग का पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है, तो हम बात तो एवरेज पर कैपिटा इनकम की बात करें, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या चमोली, चंपावत, इनका कैसे हम पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करें, इस पे कभी बात होती है सर? निश्चित रूप से, क्यों नहीं बातें होती। जब डेटा आता है, आंकड़ा आता है, तो सब देखते हैं, सारी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उस पर विचार मंथन होता है, उसके लिए क्या इंटरवेंशंस करने हैं ये बातें होती हैं, कहाँ पे कमी आ रही है ये देखा जाता है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए ये बात की जाती है। तो ये सारी बातें होती हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग नए इंटरवेंशंस की बात करते हैं कि किस उस फील्ड में क्या करना चाहिए। आप देखते भी होंगे कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे चंपावत में जाइए तो वहाँ पे डेयरी की बातें ज्यादातर लोग करते हैं, तो इस तरीके के बढ़ावा देने की बातें करी जाती हैं। कि जहाँ पे रुद्रप्रयाग या इस एरिया में जाए तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट की बातें बहुत लोग करते हैं, हब्स की बातें करते हैं, तो वहाँ पे हब्स को बढ़ावा देने की चीजें की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें चर्चाएं में आती हैं, और धीरे धीरे ये चीजें को बढ़ाया भी जा रहा है आगे।
और ये धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी भी। आप और अच्छा, आप कभी जैसे जो लोग पॉलिटिकल हैं क्लास इंटरेस्ट दिखाता है इस तरह के फिगर्स में, इस तरह की स्टैटिस्टिक्स में कि लाइए भाई हम जरा स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे किस तरह से चलना है? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, नीति निर्माता लोग हैं, पब्लिक से जुड़े लोग हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। अभी आपने देखा होगा विधानसभा में पूरा एक दिन का एसडीसी को लेकर डिस्कशन हुआ। मोदी जी का पूरा सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरे इंटरेस्ट के साथ सभी हमारे प्रतिनिधिगण बैठे थे। तो कोई ऐसा तो है नहीं, जब उनको उसका भान है, उसका दर्द है, उसकी बात है, तो चर्चाएं में शामिल हुए हैं। और वो चर्चा कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से थी, वो तो एक आम जनप्रतिनिधि के नाते चर्चा की गई थी। तो लोगों का कंसर्न है, लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, तो सब में चिंतन मंथन सब चलता है। बस उसी को फिर कैसे आगे बढ़ाया जाना है, ये हमें जरूर सोचना है। पब्लिक को भी उस पर आगे अपने थोड़े विचारों को हमें, जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, उद्यमता के बारे में, और आपसे भी मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे लोग जो हैं, जो चैनल चलाते हैं, जो मास मीडिया में पब्लिक से जुड़े हैं, जरूर आप ऐसे उद्यमियों को भी बुलाया करें। और उद्यमता पे जितनी ज्यादा बातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हम अपने इस जो टारगेट्स हैं इनको पूरा करने में सफल हो पाएंगे। बल्कि मैं तो अमूमन कोशिश करता हूं कि इस तरह के लोगों को ही एक मंच दिया जाए ताकि उनके एक्सपीरियंस से दूसरे लोग सीखें या वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अब सर एक और बात आती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कनेक्टिविटी के लिहाज से चौड़ी सड़कें दे दी हैं। आज नहीं तो 5 साल या 10 साल के बाद आपके पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएगा, आपको कुछ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको कुछ रोपवेज भी मिल जाएंगे। तो साहब आप सेंटर आपको ये तो नहीं सिखाएगा कि साहब आप इससे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बढ़ाएं, लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ें। ये तो आपको करना होगा ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा ना कि अब साहब रोड बहुत बढ़िया बन गई है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से किस तरह से इसे पुश करूं या लोगों को इससे जोड़ूं। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सरकारों का काम फैसिलिटेशन का ही होता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। फैसिलिटेट करना सरकार का काम होता है और लोगों को उसकी जानकारी देना लोगों को सरकार का काम होता है। पूरी व्यवस्था है वो इसी सब कामों के लिए लगी हुई है और वो चीज की भी जाती है। आप ऐसा नहीं है कि हम उसको कह दें कि साहब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर पूरा ठीकरा सरकार। सर आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि कुछ नहीं होता। ये प्रदेश अगर 12-15% की ग्रोथ रेट इस प्रदेश ने अचीव की है, वो भी आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो काम ज्यादा जल्दी से हो सकता है, तेजी के साथ हो सकता है, प्रोएक्टिवली हो सकता है, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं चंपावत गया था, पिथौरागढ़ तक गया था, मतलब सड़कें काफी चौड़ी बन चुकी हैं। तो मैं मन ये विचार कर रहा था कि यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बढ़ाई जाए, टूरिज्म का स्कोप कैसे बढ़ाया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ताकि वहां पर अब चंपावत जैसा इतनी सुंदर जगह, आप सोचिए वो एक दौर पे चंद राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। वो लोग ऐसे थे, उन्होंने कुछ समझदारी से ही अपनी राजधानी चंपावत को बनाया होगा, लेकिन वो चंपावत पिछड़ा है। आज सड़क चौड़ी बन गई है, लेकिन फिर भी एक होटल में वहां गया, वो होटल इतना बड़ा होटल, लेकिन उसकी खराब स्थिति। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोलता टूरिस्ट ही नहीं आते हमारे चंपावत में। तो सर ये तो हमें पुश करना पड़ेगा, यानी स्टेट को पुश करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टेट का काम है, बिल्कुल उन्हें पुश करना चाहिए सरकार को। और ये चीजें निकल के भी आती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग एरिया पे, जैसे क्लस्टर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये सरकारें अपने अपने लेवल पे ये सब चीजें चलती ही हैं। बिल्कुल ये सरकार का काम है इस तरीके की चीजों को पुश करना, और वो पुश हो भी रही हैं, वो चीजें करी भी जा रही हैं। एक दो बातें और मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे मालूम है फिर आपको जाना है। कभी कभी आप ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स को रात को नींद ना आई हो जब हम अपना माइग्रेशन का डाटा देखते हैं कि वाकई माइग्रेशन का डाटा बहुत चौंकाने वाला है। अब मैं घोस्ट विलेजेस ही देख रहा था, और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये आपकी जो RDMC यानी रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है वो कहती है 138 लोग रोजाना गांव से तराई की ओर रुख कर रहे हैं अपने रोजगार के लिहाज से। यानी ये फिगर्स किसी भी राजनेता के, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, मुझे लगता है उसकी रात की नींद की टेंशन बढ़नी चाहिए कि यार पहाड़ से 138 बच्चे अगर रोजाना नीचे आएंगे तो हमारे पास तो नीचे संभालने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यानी दोनों परिस्थितियां खराब है, पहाड़ खाली हो रहे हैं और यहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्योस मच जाएगा।
तो ये क्या चिंता का विषय रहता है सर? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चिंता का विषय है, और इस पर चिंता जताई जाती है। उस पर आगे कैसे काम करना है, इस पर चर्चाएं होती हैं। लोग उस पर अपने अपने विचार जरूर रखते हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। ये व्यवस्थाओं पर बातें बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल इस पर चिंता होती है। और मैं तो अपने जो राजनेता हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा और प्रोएक्टिवली काम करिए साहब, क्योंकि उत्तराखंड को 20 साल में जो उत्तराखंड होना चाहिए वो उत्तराखंड नहीं है। और जितना एक अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते, या जितना भी छोटा मोटा अनुभव हमने चाहे पार्लियामेंट में रहे या जर्नलिज्म के दौरान पूरे देश दुनिया में घूमे, उस अनुभव के लिहाज से मैं किसी के साथ भी चर्चा करने को तैयार हूं कि आप 20 साल में जो उत्तराखंड बना सकते थे आप नहीं बना पाए, और ये कहीं ना कहीं इसमें खामी है। उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। लेकिन हम उत्तराखंडी आप लोगों से ये डिमांड करते हैं, क्योंकि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे पॉलिसी मेकर हैं, आप हमारे लिए नीति बनाते हैं। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो ग्राउंड में इंप्लीमेंट हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं नहीं कहता, मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी से भी बात की, वो भी कह रहे थे, और कई मिनिस्टर्स से भी मैंने बात की, उनका भी ये कहना था कि साहब अगर आप 1 रुपए का एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं, उसको आउटकम आधारित और मॉनिटरिंग बेस्ड बनाइए, ताकि वो 1 रुपया सही मायने में लोगों के विकास में लगे। जी, तो उनका ये कहना है कि ये व्यवस्था बहुत जरूरी हो गई, इसका निर्माण करना, कि एक एक पैसा जो खर्च हो रहा है वो आउटकम बेस्ड आधारित हो। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये व्यवस्था, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि जो हम एसडीजीज की बात कह रहे हैं वो पूरा आउटकम बेस्ड ही है। तो वो केवल और केवल हम उसको बजट के साथ उसको अलाइन कर रहे हैं कि साहब हमने इतना पैसा अगर आपको दिया है तो उससे आपने क्या आउटकम अचीव किया, क्या एसडीजी उसका अचीव हो पाया। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक पैसा दिया जाता है उस पैसे से कुछ ना कुछ फिजिकल आउटपुट तो मिलता ही है। अगर हम कहते हैं कि साहब हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए दिया है तो इतना कुंटल सीड भी बढ़ जाएगा, इतना फर्टिलाइजर भी बढ़ जाएगा, इतना मैकेनाइजेशन भी हो जाएगा, परंतु अल्टीमेट आउटकम क्या निकला, प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, इनकम फार्मर्स की इनकम दुगना की ओर आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं अब कर दी गई हैं। पिछले 2-3 साल से हम लगातार आउटकम बजटिंग की बात कर रहे हैं, आउटकम बजट भी तैयार कर रहे हैं, और एसडीजीज तो इसका साक्षात उदाहरण ही है। वो तो पूरा मुझे एक और चिंता है कि अगर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया भाई किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं हुई, उसकी बुकलेट तो छपवा दी राज्य सरकार ने कि ऐसे दुगनी करेंगे, तो हमारी सरकार है वो जवाब क्या देगी? क्योंकि ये खुद नाबार्ड ने कहा कि साहब जो फार्मर्स की एनुअल इनकम है यानी वार्षिक आय वो 5,500 रुपए है, तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा आप किसान की आय दोगुनी कर देंगे। सर, वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सोचना होगा, हम लोग अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आय के स्रोत का तो देख आपको पता ही है, जैसा कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि हमें सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अभी तो हम लोग इसी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उस सेक्टर से ही, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जैसा आपने बताया था कि जीएसटी पे हम शायद उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर वही कंजम्पशन हम स्टेट में करते हैं, और कंजम्पशन सर्विसेज का ही हो सकता है, तो हमारे यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन सर्विसेज का ही कंजम्पशन है, तो वही एकमात्र सबसे जो ज्यादा हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो कंजम्पशन बेस्ड, जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन है, सर्विसेज को ही हमें, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे हमारे यहाँ लोकल सर्विसेज, जिस ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो, ट्रेवल की सर्विसेज हो, हमारी एयर सर्विसेज हो, जो भी सर्विसेज हमारी चलती हैं, डिफरेंट तरीके की सर्विस बिजनेसेस जो चल रहे हैं, वही एक मात्र उपाय है जिसको हम आगे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। सर, जब आप आउटकम बेस्ड बजटिंग की बात करते हैं तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में, या पहाड़ी जिलों में? मतलब कंपैरिजन अगर मैं आपसे जानूं तो। नहीं, देखिए, अगर आप देखें ये पैसा का खर्चा तो पॉपुलेशन पर भी बहुत डिपेंड करता है ना। आप देखते हैं कि जो ज्यादातर स्कीम्स, अगर बेनिफिशियरी बेस्ड स्कीम है तो पॉपुलेशन जहां ज्यादा, बेनिफिशियरी वहां ज्यादा, आप ये भी देखते हैं।
और दूसरा निश्चित रूप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि वहाँ एरिया ज्यादा है तो वहाँ हमें ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये तो एक बैलेंस टाइप का जिसे कहते हैं हम, जहाँ पर पॉपुलेशन बेस्ड बेनिफिशियरी बेस्ड होगा वहां पर मैदानी क्षेत्र ज्यादा ले जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। जहाँ पे आपको इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी होंगी जहाँ, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी, तो इसलिए वो खर्चे पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा हो पाएंगे। एक एक क्वेश्चन जरूर आया सर, मैं चाहूंगा जाते जाते आप उसका जवाब दे जाएं कि अगर एक बच्चा उत्तराखंड में पैदा हो रहा है सर, वो 65,000 रुपए कर्जे के साथ पैदा हो रहा है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें तो कर्जा कर करके नई नई स्कीम लॉन्च कर देंगी, कर्जा चुकाना तो हर उत्तराखंडी को ही है, यानी एक आम उत्तराखंडी के ऊपर ये कर्जा बढ़ रहा है, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर कर्ज नहीं है। तो सर लॉन्ग टर्म में आपको लग रहा है कि हम कुछ अपने स्रोत डेवलप कर पाएंगे, कुछ अपने नए सोर्सेज जनरेट कर पाएंगे और धीरे धीरे हम इस कर्जे को कम करेंगे, या अपनी डिपेंडेंसी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या भारत सरकार है उन पे कम कर पाएंगे? नहीं, वो हमें करना ही पड़ेगा। वो हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जब तक हमारी पब्लिक, हमारे लोग भी इस पे चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो मैं उद्यमता की बात करता हूँ इसीलिए इस बात को करता हूँ कि हमें क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं कि कोई सरकार कहीं से ला करके उसको कर देगी, वो आम जन के माध्यम से ही वो चीजें हो पाएंगी। जब तक हम उस तरीके का परिवेश, उस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे, जब हम अपने टर्सरी सेक्टर को बढ़ावा उस तरीके से नहीं दे पाएंगे, लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, लोग नौकरी से इतर वो इस तरीके की व्यवस्थाओं पर चिंतन नहीं करेंगे और उद्यमता की बातों को नहीं सोचेंगे, तो थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये जो धीरे धीरे बातें चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, अगर वो धीरे धीरे आप जैसे लोग भी इन सब चीजों को अगर बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे हम काफी हद तक जो है इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम बहुत ज्यादा हमें डिपेंडेंट रहने की शायद ना जरूरत पड़े। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हमारे पास तो जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अच्छी बात यह है कि हमें 90-10 का उसमें जो फायदा मिलता है वो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट आ जाता है। तो इससे हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफी धनराशि हमें मिल जाती है, जिसमें हमें कम हिस्सा जो है वो लौटाना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जो लोगों का जो रुझान है वो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हम बजाय सरकारी स्कीम नौकरियों के और सरकारी उसको सोच करके हम खुद कोशिश करें कि कैसे हम अपने सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इन व्यवस्थाओं को अच्छे से जोड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी बातें सरकारों तक ये पहुंचा सकते हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा मॉडल दे दीजिए, हम 1-to-1 एंड-टू-एंड सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर हम करना शुरू कर दें, लोग इस तरीके की डिमांड लाना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और मनोज पंत जी, इस चर्चा से जो एक अमृत मिला, आपने एक वर्ड बोला उसका मैं जरूर जिक्र करूंगा, आपने बोला इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, डिपार्टमेंट्स की है। एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें कि लोग अपने आप को आपसे एसोसिएट समझें और जो उद्यमिता के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है उसका काम बहुत आसानी से हो, उसे बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, यानी रेड टेपिज्म का सामना उसे ना करना पड़े। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मनोज पंत जी, और आशा करता हूं कि आपका जो मार्गदर्शन है या आप हमारे साथ बीच बीच में आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, बिकॉज इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा ज्ञान हमारे दर्शकों को आपके थ्रू मिला। मैं आपका बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि हम रोज एक जो विषय ला रहे हैं, ये राजनीतिक सबसे आसान होता है 4 राजनेता को बैठाकर आपस में लड़ाना, ये मैं बहुत कर चुका हूं और राष्ट्रीय स्तर पे कर चुका हूं। लेकिन हमारी चिंता है कि उत्तराखंड के जन सरोकार से जुड़े मुद्दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, चाहे वो कृषि से जुड़े हों, चाहे वो रोजगार से जुड़े हों, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हों, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हों, उन विषयों पर अच्छे लोगों को लाकर जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट है उनको उनसे बातचीत कर ना सिर्फ उस समस्या का जिक्र करना, उसका समाधान क्या है उसको लाकर आप लोगों के सामने रखना, यह हमारा उद्देश्य है। और हमारे उद्देश्य के पीछे हमारी सफलता, ये जो हमने मनोरथ तय किया है, उसकी सफलता के सबसे ऊपर आप खड़े हैं। यानी आप देवभूमि डायलॉग से जुड़ेंगे, आप देवभूमि डायलॉग को प्रोत्साहित करेंगे, आप देवभूमि डायलॉग से अपने प्रश्नों या अपने विचारों को रखेंगे, तो ये हमारे लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है।
और मैं समझता हूं देवभूमि डायलॉग को देवभूमि की आम जनता ये बूस्टर डोज देगी। और मैं हर रोज आपसे वादा करता हूं कि जब जब मैं देहरादून में रहूंगा इस तरह के विषय आपके लिए लाकर, ताकि आप लोगों को जानकारी भी हो और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, इसका समाधान क्या है, इस पे भी हम सब मिलकर चर्चा करें। ये देवभूमि उत्तराखंड हमारा प्रदेश है, ये हमारी मातृभूमि है, इसको हमें आगे ले जाना है, हमें इसको दुनिया में इसका अलग नाम करना है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधों पर है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कल फिर एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।